तो हेलो एवरीवन, हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो एनसीईआरटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हर एक साल नीट के एग्ज़ाम में एक न एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, देखो हमें पता है कि गैस का मूवमेंट हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ होता है, जो एक डिफ्यूजन प्रोसेस है और डिफ्यूजन एक पैसिव प्रोसेस है, मतलब एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब हम बेसिक समझेंगे। देखो मैंने एक ट्रिक बनाया है ए बी एंड सी। हमने सांस लिया तो हमारी एयर ऑक्सीजन, मेनली हम ऑक्सीजन और CO2 की बात करते हैं, तो एल्ब्यूलाई लेवल पे हमारी लंग्स में, लंग्स की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है एल्ब्यूलाई, उसमें आ गई ऑक्सीजन जहाँ पे एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन आ गई हमारी एल्ब्यूलाई में। अब इसको भेजना है हमारी सेल में, तो ऑक्सीजन जो जाएगी वो ब्लड में जाएगी, क्योंकि ब्लड जो होता है यही ट्रांसपोर्टिंग एजेंट होता है। ऑक्सीजन हो या CO2, सबसे पहले ट्रांसपोर्ट होने के लिए इनको ब्लड में आना ही होता है। तो ऑक्सीजन आ गई हमारी ब्लड में, फिर ब्लड जो है वो सेल तक ऑक्सीजन को डिलीवर करता है। ठीक है, सेम थिंग सेल जो होगी ऑक्सीजन का यूज करके फूड का इनडायरेक्ट ऑक्सीडेशन करेगी, साथ साथ बन जाएगी सेल में CO2। अब इस CO2 को एल्वियोलाई तक पहुंचना है, ताकि एल्वियोलाई तक CO2 पहुंच जाए तो फिर वो एटमॉस्फेयर में बाहर निकल जाए। तो फिर सेल होगी वो ऑक्सीजन को दे देगी ब्लड को, और ब्लड क्या करेगा, उस ऑक्सीजन को एल्वियोलाई तक डिलीवर कर देगा। ठीक है सर, तो ये बताओ ब्लड का ऑक्सीजनेशन कहाँ हुआ, ब्लड कहाँ पे ऑक्सीजन से मिली, एल्वियोलाई लेवल पे। ब्लड का डीऑक्सीनेशन कहाँ हुआ, सेलुलर लेवल पे। इसी लेवल पे सेल के पास ब्लड जो होती है डीऑक्सीजनेटेड हो जाती है, मतलब ब्लड में CO2 मिल जाता है और ऑक्सीजन निकल जाता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो मैं इसको तुम्हें डायग्राम से एक बार क्लियर कर देता हूँ, जिससे तुम्हें अच्छे से समझ आ जाए। देखो एल्वियोलाई लेवल पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है, और ये जो ब्लड है इसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है और CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है। सर CO2 का पार्शियल प्रेशर क्यों ज़्यादा है? हमारी जो सेल है वो CO2 को रिलीज करी है, और वो CO2 ब्लड से होते हुए आ रहा है यहाँ पे। तो अभी तो ब्लड में CO2 है, तो पार्शियल प्रेशर क्या है, CO2 का यहाँ ज़्यादा है, और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या है, कम है। तो बताओ ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ मूव करेगी, ज़्यादा पार्शियल प्रेशर से कम पार्शियल प्रेशर की तरफ। तो ऑक्सीजन आ गई हमारे ब्लड में। तो पहले ब्लड था डीऑक्सीजनेटेड, अब ऑक्सीजन के आने की वजह से ब्लड क्या हो गई, ऑक्सीजनेटेड हो गई। तो ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड कहाँ हुआ, एल्वियोलाई लेवल पे। ठीक है सर, अब वो ब्लड ट्रांसपोर्ट होकर आई हमारी सेल के करीब। जब ये सेल के पास आई तो पता चला कि सेल ने तो CO2 बना रखा है, मतलब यहाँ पार्शियल प्रेशर CO2 का ज़्यादा है। अभी ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रही है, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा है और पार्शियल प्रेशर CO2 का कम है। तो सेल के अंदर CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा और इस ब्लड में पार्शियल प्रेशर CO2 का कम। तो बताओ CO2 गैस कहाँ से कहाँ मूव करेगी, इस सेल से चली जाएगी जो हमारी पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रही है उसके पास। तो अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन को सेल में रिलीज कर देगी और CO2 को ले लेगी, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल प्रेशर CO2 का ज़्यादा है, तो इस लेवल पे ब्लड ने CO2 को ले लिया। तो अब वो ब्लड हो गई डीऑक्सीजनेटेड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास जाती है, हार्ट पंप करता है, तो फिर एल्वुलाई, ऐसे चीज़ें चलती रहती हैं। तो यही मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा था। तो एक क्लियर हो गया, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड कहाँ हुआ, एल्वुलाई लेवल पे, और डीऑक्सीजनेशन कहाँ हुआ, सेल लेवल पे। अब एल्वियोलाई की कुछ प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से सूटेबल होता है गैसियस एक्सचेंज। पहला, एल्वियोलाई की लार्ज सरफेस एरिया होती है। देखो तुम इस ब्लैक वाली लाइन पे फोकस करो जो एक एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर है, इसकी लार्ज सरफेस, जितनी सरफेस एरिया लार्ज होगी ना उतना ऑक्सीजन या गैस आएगा और उतना अच्छा डिफ्यूजन होगा। दूसरी बात, डिफ्यूजन मतलब गैस का एक्सचेंज होगा। थिन डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बन रहा है वो कैसा होना चाहिए, थिन होना चाहिए। सर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्या है, तो चलो ये अपनी है एल्वियोलाई। ठीक है, इसकी जो वाल होती है इस पे होती है थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, मतलब सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है।
और एल्वियोलाई के आसपास चारों तरफ कैपिलरी का नेटवर्क होता है। हम समझने के लिए सिर्फ एक ही कैपिलरी की बात करते हैं, तो वो है एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी। और इन दोनों के बीच में होता है बेसमेंट सब्सटेंस, और ये तीनों लेयर मिल करके बनाती हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। ये इतनी पतली होती है कि इनका जो साइज होता है लेस देन 1 मिलीमीटर होता है। तो बताओ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कैसा होना चाहिए? थिन होना चाहिए। रिच कैपिलरी, जो मैंने अभी तुम्हें बता दिया कि चारों तरफ कैपिलरी का नेटवर्क होगा, तो वो सूटेबल होगा ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा। एल्वियोलाई जो होता है प्राइमरी साइट होता है गैसेस एक्सचेंज का, सर हमें पता है। चलो अब हम पढ़ते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करेंगे। पहला है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। जो गैस जितना ज़्यादा सॉल्युबल होगा उसका डिफ्यूजन उतना फास्ट होगा। तो CO2 जो है ऑक्सीजन से 20 to 25 टाइम ज़्यादा सॉल्युबल है, तो इसका डिफ्यूजन उतना फास्ट होगा। थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन इन्वॉल्व्ड इन डिफ्यूजन, मतलब डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनेस की बात कर रहा है। तो जितना ज़्यादा थिकनेस होगा उतना कम रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट तब होगा जब मेम्ब्रेन थिन होगी। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि एल्वियोलाई लेवल पे ऑक्सीजनेशन होता है, सेल या टिश्यू लेवल पे डी ऑक्सीजनेशन होता है, तो पार्शियल प्रेशर भी अफेक्ट कर रहा है। अब हम पढ़ते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और CO2 कहाँ पे कितना होता है। देखो हमारा टारगेट है कि ऑक्सीजन को सेल या टिश्यू तक पहुंचाना है, कहाँ से? एटमॉस्फेरिक एयर से। तो देखो हमें पता है कि गैस जो है ऑक्सीजन हो या CO2 हो, इनका ट्रांसपोर्ट हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ होता है। तो हमें एटमॉस्फेयर से सेल तक पहुंचाना है, तो बताओ गैस का पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कहाँ ज़्यादा हो गया? एटमॉस्फेरिक एयर में होता है 159। ठीक है सर, एटमॉस्फेयर से अब हमारी ब्लड आएगी एल्वियोलाई में, तो यहाँ पार्शियल प्रेशर होता है 104। तो 159 104 mmHg। तो बताओ गैस कहाँ से कहाँ जाएगी? एटमॉस्फेरिक एयर से एल्वियोलाई में। अब ऑक्सीजन गैस आ गई एल्वियोलाई में। अब हमें पता है कि एल्वियोलाई के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रही है। अब तुम डायग्राम में देखो, बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। देखो एल्वियोलाई लेवल पे हमारी आ रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इस ब्लड में पार्शियल प्रेशर किसका ज़्यादा है सर? CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, मतलब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है। तो एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ज़्यादा और इस ब्लड में कम, तो बताओ ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ जाएगी? ज़्यादा से कम की तरफ। तो पहले ये ब्लड थी डीऑक्सीजनेटेड, अब ऑक्सीजन के आने की वजह से इन ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ जाता है। तो जो पहले ब्लड डीऑक्सीजनेटेड थी अब वो हो जाती है ऑक्सीजनेटेड। तो चलो अब हम टॉपिक पे आते हैं। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थी उसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना था? कम था, तभी हमारी गैस एल्वियोलाई से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आई है। अब वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गई तो पार्शियल प्रेशर बढ़ गया, 95 हो गया। अब देखो सेल में होता है पार्शियल प्रेशर 40 और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में होता है 95। तो बताओ गैस मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड से सेल की तरफ। तो फाइनली हमारी ऑक्सीजन सेल तक पहुँच गई। अब देखो सेल उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगी और बनेगा CO2। तो यहाँ सेल में CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है 45। कितना होता है सर? 45। अब देखो फिर से तुम डायग्राम पे आओ, सेम थिंग समझना है। हमें CO2 की बात कर रहे हैं पार्शियल प्रेशर की। CO2 का पार्शियल प्रेशर सेल में होता है 45, मतलब यहाँ मैक्सिमम है। अभी हमारी जो ब्लड आ रही है वो कैसी है? ऑक्सीजनेटेड, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा है और पार्शियल प्रेशर CO2 का क्या है? कम है। तो सेल में CO2 का प्रेशर ज़्यादा और ब्लड में कम, तो बताओ CO2 का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा? सेल से हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, क्योंकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रही है इसमें CO2 का पार्शियल प्रेशर कम है, क्योंकि ब्लड कैसी है? ऑक्सीजनेटेड, उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है। तो अब आओ टॉपिक पे।
तो सेल में होता है 45 और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में होता है कम 40। तो हमारी गैस CO2 गैस कहाँ से कहाँ मूव करेगी, सेल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था पहले, अब इसमें CO2 का प्रेशर कम था, पार्शियल प्रेशर। अब वो ऑक्सीजन ले ली तो पार्शियल प्रेशर बढ़ गया, तो इसमें PCO2 हो गया 45। और एल्विलाई में होता है 40। CO2 का पार्शियल प्रेशर एल्विलाई में कितना होता है 40। तो अब बताओ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45, एल्विलाई में 40, तो हमारी CO2 गैस कहाँ से कहाँ मूव करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से एल्विलाई में। अब एल्विलाई में आ गई और एटमॉस्फेयर में होता है पार्शियल प्रेशर CO2 का 0.3। तो तुम बताओ एल्विलाई से गैस हमारी मूव कर जाएगी एटमॉस्फेरिक एयर में। तो ऑक्सीजन को हमें भेजा गया सेल के पास और सेल से CO2 को लिया गया एटमॉस्फेरिक एयर में। तो एक ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है जो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो एनसीईआरटी लिखती है ग्रेडियंट इज प्रेजेंट इन अपोजिट डायरेक्शन। इसकी वैल्यू याद रखना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर्स में वैल्यू डायरेक्ट पूछा गया है। मैंने तो वैल्यू को भी एक्सप्लेन कर दिया, बाकी याद रखना होता है। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। देखो गैस के ट्रांसपोर्ट में मेनली हम ऑक्सीजन और CO2 का ही बात करते हैं। इनके ट्रांसपोर्ट का मीडियम एक ही होता है, वो है ब्लड। तो एनसीईआरटी लिखती है ब्लड इज द मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। तो चलो मैं तुम्हें बेसिक से समझाता हूँ। ये है अपना एक ब्लड। ब्लड में क्या है, प्लाज्मा है और RBC WBC और प्लेटलेट्स हैं, जिनको बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। और ये क्या है अपना, सब ब्लड है। समझ लो कि एक ब्लड की एक बूंद है। RBC WBC प्लेटलेट्स इन प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है हमारी प्लाज्मा 55% और 45% होता है फॉर्म्ड एलिमेंट, ये तीनों। तो ऑक्सीजन हो या CO2 हो, दोनों का ट्रांसपोर्ट तो ब्लड से होता है। तो ब्लड का सिर्फ दो ही कंपोनेंट काम आता है, एक प्लाज्मा और एक RBC। गैस के ट्रांसपोर्ट में ऑक्सीजन और CO2 गैस के ट्रांसपोर्ट में ये दो कंपोनेंट काम आता है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की बात करें तो 97%, अगर 100% ऑक्सीजन माने तो उसमें से 97% जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू RBC। क्योंकि जो RBC होती है इसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिलकर के बना देती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है 97% ऑक्सीजन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। रिमेनिंग 3% ऑक्सीजन है जो वो प्लाज्मा में डिजॉल्व होती है। मतलब हम ब्लड की ही बात कर रहे हैं, ब्लड में RBC है, इससे 97% ट्रांसपोर्ट हुई और 3% प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट हुई। ठीक है। CO2 की बात करें, हमें भेजना होता है इसे सेल या टिश्यू से हमारी लंग्स की एल्विलाई में, ताकि वो इन्वायरमेंट में निकल जाए। और ऑक्सीजन भेजना होता है लंग्स या एल्विलाई से हमें टिश्यू या सेल तक भेजना होता है। अब चलो CO2 की बात करते हैं। CO2 का 7% जो CO2 है, अगर 100% मान लें तो 7% CO2 है वो इस प्लाज्मा में डिजॉल्व होती है। किसमें, प्लाज्मा में, और वो ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है सर। 70% CO2 होती है ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट थ्रू प्लाज्मा। 70% CO2 भी प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, लेकिन जो 7% CO थी वो प्लाज्मा में डिजॉल्व थी, और 70% CO2 प्लाज्मा में डिजॉल्व नहीं होती है। मतलब अनडिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। आगे बताऊंगा कैसे। रिमेनिंग 23% CO2 ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। देखो RBC के अंदर है हीमोग्लोबिन, तो वो जो CO2 है 23% CO2 इस हीमोग्लोबिन से बाइंड करके बना लेती है कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, और इस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। तो भाई इतना पढ़ने का मतलब एक ही है कि ट्रांसपोर्ट तो ब्लड से ही हुआ ना। मतलब ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट जो होती है वो ट्रांसपोर्ट करती है, और दो ही कंपोनेंट काम आती है, एक प्लाज्मा और RBC। अब आगे हम देखेंगे कैसे मैकेनिज्म चलता है। अभी मैंने बेसिक तुम्हें समझा दिया। अब एक क्वेश्चन है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय। CO2 का मैक्सिमम अमाउंट कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, थ्रू प्लाज्मा। देखो प्लाज्मा से 7%, प्लाज्मा से 70%, और ये तो RBC के थ्रू 23% है, तो 70 और 7 कितना हो गया 77%। किससे ट्रांसफर होगा, प्लाज्मा से। तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लाज्मा। अब हम पहले पढ़ते हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, फिर पढ़ेंगे CO2 ट्रांसपोर्ट।
देखो, मैंने तुम्हें समझा दिया था कि 97% ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में थ्रू आरबीसी ट्रांसपोर्ट होती है और 3% प्लाज्मा में डिजॉल्व होती है। अब तो तुम्हें याद हो गया होगा। देखो, ये है अपनी आरबीसी और आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। हम जो कह रहे हैं 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में थ्रू आरबीसी आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो देखो, एक्चुअली जो हमारी ऑक्सीजन है वो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है, तब जाके बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, फिर मैं बता दूंगा कि हीमोग्लोबिन से कैसे बाइंड होगा और फाइनली तुम्हें यही याद रखना है। चलो, हीमोग्लोबिन जो होता है हीम और ग्लोबिन पार्ट से मिलकर बना होता है। हीम पार्ट 5% और ग्लोबिन 95%। हीमोग्लोबिन के बारे में एनसीईआरटी में दिया है कि ये रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जो प्रेजेंट होता है आरबीसी के। ये है अपनी आरबीसी और इसके अंदर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। देखो, ये है 5% अपना हीम पार्ट और ये है अपना ग्लोबिन पार्ट। तो ये बन गया अपना एक टोटल स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन का। तो एक हीमोग्लोबिन में 4 आयरन मॉलिक्यूल होते हैं Fe+2 के फॉर्म में। ये है अपना हीम पार्ट। और इसमें एक हीमोग्लोबिन में कितने आयरन मॉलिक्यूल होते हैं? 4। और कहाँ होते हैं? ये अपने हीम पार्ट के अंदर प्रेजेंट है। और किस फॉर्म में? Fe+2 के फॉर्म में। देखो, एक आयरन के साथ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड करता है, तो 4 आयरन के साथ कितने बाइंड कर गए? 4 ऑक्सीजन। अब देखो, जब तो हम इसलिए बोलते हैं कि हीमोग्लोबिन की मैक्सिमम बाइंडिंग एफिनिटी होती है, मतलब मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 4 O2 मॉलिक्यूल को बाइंड कर सकता है। तो अगर हीमोग्लोबिन एक O2 को बाइंड कर लिया तो बोलेंगे कि हमारी हीमोग्लोबिन 25% सेचुरेट हो गई। अगर 2 को बाइंड कर लिया तो बोलेंगे 50% सेचुरेट हो गई। अगर चारों के चारों O2 को बाइंड कर लिया तो हम बोलेंगे कि हमारी जो हीमोग्लोबिन है वो 100% सेचुरेट हो गई। तो वही लाइन लिखा हूँ कि एक हीमोग्लोबिन में 4 आयरन मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब Fe+2 होते हैं, और एक Fe+2 एक ऑक्सीजन से जुड़ता है। तो अब देखो, ये है अपना हीमोग्लोबिन और एक हीमोग्लोबिन से एक ऑक्सीजन बाइंड कर दिया, तो ये बन गया अपना ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल अटैच होते हैं? सर, 4। अब देखो, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। देखो, ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से बाइंड करना ये डिपेंड करता है कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है। मतलब अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा है तो हीमोग्लोबिन किससे बाइंड कर जाएगी? ऑक्सीजन से। अगर पार्शियल प्रेशर CO2 का ज़्यादा है तो हीमोग्लोबिन किससे बाइंड कर जाएगी? CO2 से। तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ डायग्राम्स के थ्रू। देखो, हमें पता था ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ बनता है सर? एल्विलाई के लेवल पे, क्योंकि एल्विलाई से ऑक्सीजन आ जाती है ब्लड में और बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसलिए बनता है क्योंकि एल्विलाई लेवल पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का था ज़्यादा, तो ऑक्सीजन अंदर आ गई और ऑक्सीजन के मिलने से बन गया हमारी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन जब हम सेलुलर लेवल पे आते हैं तो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन आई है यहाँ पे होता है पार्शियल प्रेशर CO2 का ज़्यादा। तो हमें पता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन तब बनता है जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन यहाँ तो सेलुलर लेवल पे CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है। तो ये चीज़ जो पार्शियल प्रेशर CO2 का ज़्यादा है ये उसको अफेक्ट करेगा, मतलब उसको तोड़ देगा, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाएगी और वहाँ से ऑक्सीजन चला आएगा सेल में, और जो हीमोग्लोबिन बचा है इस आरबीसी के अंदर वो CO2 से बाइंड कर जाएगी और बन जाएगा कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। तो जो हमारी ब्लड आ रही है वो ऐसे हमारी ऑक्सीजन और CO2 को डिलीवर करती है। जैसे यहाँ ऑक्सीजन डिलीवर कर दी और CO2 को ले ली, और एल्विलाई लेवल पे ऑक्सीजन को ले ली और CO2 को डिलीवर कर दी। तो ऐसे हमारी गैस का ट्रांसपोर्ट होता है। तो चलो हम अब टॉपिक पे आते हैं। तो जो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ है वो प्राइमरी किससे रिलेटेड होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होना चाहिए।
अदर ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इसको इंटरफेयर करते हैं? तो पार्शियल प्रेशर CO2। अब देखो, पार्शियल प्रेशर CO2, H+ और टेम्परेचर, ये तीनों एक साथ चलते हैं। अगर ये बढ़ेंगे तो तीनों बढ़ेंगे और कम होंगे तो तीनों कम होते हैं। ये फैक्टर होते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन को इंटरफेयर करते हैं, मतलब टिश्यू लेवल पे उसको तोड़ देते हैं। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन चला आता है हमारी सेल में। अब हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इस कर्व में तुम्हें पहली बात तो याद रखना है कि एक सिग्मोइड कर्व है, और मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया कि अगर हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चारों के चारों जुड़ गए तो हम बोलते हैं कि हमारी हीमोग्लोबिन 100% सेचुरेट हो गई है। तो किस पार्शियल प्रेशर पे हमारी हीमोग्लोबिन 100% सेचुरेट हो जाती है? तो सर वो पार्शियल प्रेशर है 90 से 95। देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और ये ग्राफ है परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। तो यहाँ 95 का कंडीशन है, तो 95 लेवल पे हमारी हीमोग्लोबिन 100% ऑक्सीजन से जुड़ गई है, मतलब चारों के चारों ऑक्सीजन जुड़ गए हैं। मतलब हीमोग्लोबिन से O2 के 4 मॉलिक्यूल जुड़ गए, मतलब हमारी हीमोग्लोबिन 100% सेचुरेट हो गई। तो ये ग्राफ से हमें इतना आइडिया लगा। अब एनसीईआरटी लिखती है कि अ सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन इज प्लॉटेड अगेंस्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो, क्वेश्चन पूछता है कि ग्राफ राइट शिफ्ट कब होता है, लेफ्ट शिफ्ट कब होता है? तो ये ग्राफ राइट शिफ्ट तब होता है जब पार्शियल प्रेशर CO2 का बढ़ जाए, और हमें पता है कि पार्शियल प्रेशर CO2 और H+ टेम्परेचर तीनों साथ चलते हैं। ये बढ़ गया तो ये दोनों बढ़ जाते हैं। तो इस कंडीशन में हमारी ग्राफ जो है राइट शिफ्ट हो जाती है। इसको याद ही रखना है, अगर हम इसे समझा भी दूँ तो भी फाइनली याद रखना होता है। चलो, द सिग्मोइड शेप इज बिकॉज ऑफ द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन। ठीक है, एज द फर्स्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड टू हीमोग्लोबिन, जैसे ही फर्स्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है, जैसे अम, जैसे ये अपना हीमोग्लोबिन है, तो जैसे पहला मॉलिक्यूल बाइंड किया तो क्या करता है, दूसरे मॉलिक्यूल को भी बाइंड करने को अट्रैक्ट करता है। तो वही बातें लिखी गई है यहाँ पे। As the first oxygen molecule bind to hemoglobin, it increase the affinity for the second molecule of oxygen to bind and attract more and more oxygen. तो फाइनली चारों के चारों ऑक्सीजन बाइंड हो जाती है, तो 100% सेचुरेशन हो जाता है। ग्राफ राइट शिफ्ट कब होगा? जब CO2 ज़्यादा होगा, पार्शियल प्रेशर उसका, H+ ज़्यादा और टेम्परेचर ज़्यादा, ये तीनों साथ साथ चलते हैं। अब देखो, H+ ज़्यादा तो pH क्या हो जाता है? कम हो जाता है। चलो, अब हम पढ़ते हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हम कहाँ से कहाँ कर रहे हैं? लंग्स की एल्वियोलाई से हमारी सेल या टिश्यू तक। तो एल्वियोलाई लेवल पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, और उसके लिए कंडीशन होती है कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होना चाहिए, तो बाकी ये तीनों कम होना चाहिए। अगर PCO2 कम है तो ये दोनों तो इनके साथ साथ चलते हैं, तो H+ और टेम्परेचर भी कम होगा। तो ये कंडीशन फेवरेबल होगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और एल्वियोलाई लेवल पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है। अब देखो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। अब सेलुलर लेवल पे जब ब्लड हमारी सेल के पास आई, तो ऑक्सीजन को डिलीवर करना है सेल को, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन को तोड़ने की कंडीशन आ गई। तो इसको तोड़ेगा कौन? जब हमें पता है कि सेलुलर लेवल पे पार्शियल प्रेशर CO2 का ज़्यादा होता है, तो ये जो फैक्टर होते हैं उसको अफेक्ट करेंगे और उसको डिसोसिएट कर देंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन को, तो ऑक्सीजन हमारी सेल में आ जाएगा और CO2 रिलीज हो जाएगा उस ब्लड में। तो सेल या टिश्यू लेवल पे क्या होता है? लो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, और हाई PCO2 और H+ और टेम्परेचर, ये तीनों हाई होते हैं। तो ये कंडीशन होता है फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जो ब्लड में हमारी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनी है, ये कंडीशन फेवरेबल होती है। कौन सी कंडीशन? हाई PCO2, हाई H+, हाई टेम्परेचर, और लो PO2 तो होगा ही ब्लड सेलुलर लेवल पे, क्योंकि वहाँ हाई PCO2 है। This clear indicate that oxygen get bound to hemoglobin in the lung surface and get dissociated at the cell या टिश्यू। मतलब लंग्स के सरफेस या एल्वियोलाई लेवल पे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करी, और डिसोसिएट कहाँ हो गई? सेल या टिश्यू लेवल पे। जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना था एल्वियोलाई लेवल पे, वो डिसोसिएट कहाँ हो गया? सेल या टिश्यू लेवल पे। अब देखो, एवरी 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर अराउंड 5 ml ऑक्सीजन टू द टिश्यू।
मतलब अगर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिस ब्लड में ऑक्सीजन जुड़ा है, वो 5 ml ऑक्सीजन टिश्यू को देता है। अब देखो हीमोग्लोबिन की कुछ बातें याद रखनी है। इसको अलग से याद रखना कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। अनस्टेबल है, क्यों अनस्टेबल है सर? एल्विलाई लेवल पे बना था और हमारी सेल या टिश्यू लेवल पे डिसोसिएट हो गया था तो अनस्टेबल है। ऐसे हीमोग्लोबिन जब CO2 से जुड़ जाए तो बनता है कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। ये भी अनस्टेबल है, क्यों अनस्टेबल है सर? सेल या टिश्यू लेवल पे कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बना था और एल्विलाई लेवल पे डिसोसिएट हो गया था पार्शियल प्रेशर की वजह से, तो ये भी अनस्टेबल है। हीमोग्लोबिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ता है तो बन जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो स्टेबल होता है। और हीमोग्लोबिन जब ओजोन से जुड़ता है तो बनता है मेथेमोग्लोबिन, जो स्टेबल होता है। अब देखो एनसीईआरटी की लाइन है, CO इज मोर टॉक्सिक देन CO2 बिकॉज इट रिड्यूस द ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। हमें पता है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है। अब रही बात CO और CO2 की, तो सबसे ज़्यादा CO जो होता है टॉक्सिक होता है, वो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग को इंटरफेयर कर देता है, मतलब ये पहले ज़्यादा बाइंड हो जाता है। तो इसलिए बोला गया कि CO इज मोर टॉक्सिक देन CO2 बिकॉज इट रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। अब हमने पढ़ लिया ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, अब हम पढ़ेंगे CO2 ट्रांसपोर्ट। कोई भी गैस का ट्रांसपोर्ट हो किसके थ्रू होगा? ब्लड के थ्रू। ब्लड में क्या है? प्लाज्मा है, RBC है, WBC है, प्लेटलेट्स है। इनमें प्लाज्मा और RBC ही हमारे ऑक्सीजन हो या CO2 के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। हमने पढ़ लिया ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, अब हम पढ़ेंगे CO2 ट्रांसपोर्ट। तो देखो 7% CO2 प्लाज्मा में डिजॉल्व स्टेट से ट्रांसफर होता है, 23% कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, और 70% इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट प्लाज्मा, जो ऑन डिजॉल्व स्टेट में ट्रांसफर होता है। कैसे ऑन डिजॉल्व स्टेट है अभी मैं तुम्हें बताऊंगा। देखो अब तुम एक डायग्राम से चीज़ें पहले कंसेप्ट को समझो कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ये है हमारी सेल या टिश्यू, इसने बनाई CO2, ऑक्सीजन को पहले यूटिलाइज की और फूड का इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन हुआ और बना CO2। अब इस CO2 को हमें इस ब्लड में लोड करना है, और ब्लड जो है वो जाएगी हमारी हार्ट में, और हार्ट से ब्लड चली जाएगी लंग्स के पास, और ये जो लंग्स की एल्विलाई है इसमें CO2 दे दिया जाएगा और यहाँ से CO2 एक्सपायर्ड हो जाएगी एटमॉस्फेयर में। तो सर ये जो ब्लड है इसमें तो प्लाज्मा है, RBC है, तो जो 7% CO2 है इस ब्लड के जो प्लाज्मा है उसमें डिजॉल्व स्टेट में जाएगा। 70% CO2 इसी प्लाज्मा में जाएगा, लेकिन वो अनडिजॉल्व स्टेट में जाएगा, और बच्चा कितना परसेंट बच गया? बच्चा 23% CO2 वो RBC के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उससे जुड़ जाएगा। ये जो ब्लड जा रही है इसमें RBC भी है, और RBC के अंदर है हीमोग्लोबिन, उस हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगा और बना लेगा कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। तो 23% CO2 कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहा है बताओ? ये है अपना सेल, सेल, और ट्रांसपोर्ट हो रहा है एल्वेओलाई तक। ठीक है, अब चलो हम पढ़ते हैं। ये है अपना सेल या टिश्यू। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल या टिश्यू लेवल जो ब्लड है यहाँ पे लोड करेंगे और एल्वेओलाई लेवल पे अनलोड कर देंगे, मतलब निकाल देंगे। तो चलो पहले लोड करते हैं ब्लड में। देखो ये जो ब्लड वेसल जा रही है ये तो बहुत पतली है, और ये है अपना सेल या टिश्यू। अब इससे हमें CO2 डालना है इस ब्लड वेसल के अंदर, जो ब्लड है उसमें। तो मैंने इस ब्लड वेसल को चौड़ा करके बनाया ताकि आसानी हो समझने में। तो देखो ये है अपनी ब्लड वेसल, और इस ब्लड वेसल में क्या बह रही है? ब्लड बह रही है। और ब्लड के अंदर क्या क्या है सर? प्लाज्मा है, RBC है, WBC है, प्लेटलेट्स है, पर काम कौन आएगा? तो सर प्लाज्मा और RBC हमारे काम की है, यही ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। और ये है अपना सेल या टिश्यू, इसमें क्या बन रहा है? CO2 बन रहा है। मान लो 100% बना CO2, तो 7% CO2 जो है हमारी ब्लड के प्लाज्मा में चला गया, जो डिजॉल्व स्टेट में है। ठीक है, बचा 70% CO2, वो चला जाता है RBC के अंदर। देखो कैसे बता रहा हूँ कि 70% CO2 प्लाज्मा में अनडिजॉल्व स्टेट में कैसे जाता है, बता रहा हूँ। 70% CO2 पहले गया RBC के अंदर। RBC के अंदर होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम,
वहाँ पे CO2 H2O से बाइंड करके पहले बनता है H2CO3 और फिर बन जाता है HCO3- और H+, मतलब बाइकार्बोनेट। अब ये HCO3- फाइनली कहाँ चला गया, प्लाज्मा में, और HCO3- जो है यहाँ पे होता है NaCl, मतलब Na+ और Cl-। तो Na+ से जो HCO3- है वो जुड़ जाता है और NaHCO3 बना लेता है, मतलब अनडिजॉल्व स्टेट में आ गया। और जो Cl- है वो आ जाता है RBC के अंदर, मतलब एक क्लोराइड शिफ्ट हो गया। तो तुम्हें अभी ऐसा कुछ नहीं याद रखना है, तुम्हें याद रखना है जो बाइकार्बोनेट है वो आ जाती है प्लाज्मा में और अनडिजॉल्व स्टेट में है ये। तो ट्रांसपोर्ट किससे हुआ, प्लाज्मा के थ्रू ही, और कैसे, ऑन डिजॉल्व स्टेट में। और ये चीज़ कहाँ हो रही है, हमारे टिश्यू लेवल पे। अभी हम लोड कर रहे हैं ब्लड में, CO2 को लोड कर रहे हैं, और अनलोडिंग कहाँ करेंगे, एल्विलाई लेवल पे। रिमेनिंग 23% जो CO2 है वो RBC के अंदर जो हमारी हीमोग्लोबिन है उससे बाइंड कर जाती है और बनाती है कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। तो ये बताओ, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन के अंदर हमारा 23% CO2 छुपा है, ठीक है सर। जो हमारी अनडिजॉल्व स्टेट में जो बाइकार्बोनेट है इसके अंदर हमारा 70% CO2 छुपा है, और 7% CO2 तो प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व है, ठीक है सर। हमारी लोडिंग हो गई, कहाँ लोडिंग हो गई, ब्लड में लोडिंग हो गई। अब क्या होगा, अब चलो, अभी ब्लड चल रहा है, ब्लड चलते चलते आ गया हमारी एल्वियोलाई लेवल पे। अब ये क्या है, हमारी एल्वियोलाई है। अब इस एल्वियोलाई में हमें डाल देना है जितना हमारा चीज़ें से ब्लड में है, सबको क्या करेंगे, एल्वियोलाई में डाल देंगे। जितना हमारा CO2 ब्लड में है उसको क्या करेंगे, एल्वियोलाई में डाल देंगे। तो चलो, ये है हमारा ब्लड। ब्लड कहाँ पहुँच गया है, अब एल्वियोलाई लेवल पे, और ये है अपनी एल्वियोलाई। चलो, 77% CO2 जो था वो डिजॉल्व स्टेट में प्लाज्मा में था, तो वो तो डायरेक्टली डिफ्यूजन से चला गया एल्वियोलाई में, क्योंकि वो प्लाज्मा में डिजॉल्व है। हमारा 70% CO2 जो है बाइकार्बोनेट के अंदर था, तो यहाँ पे टूट करके 70% CO2 निकलता है और चला आता है प्लाज्मा में, और प्लाज्मा से चला गया एल्वियोलाई में। पहले ये HCO3- जो बाइकार्बोनेट है कहाँ था, प्लाज्मा में था, तो प्लाज्मा से पहले आया RBC में, और RBC से में यहाँ CO2 में कन्वर्ट हो गया, और ये CO2 चला गया एल्वियोलाई में। तो ट्रांसपोर्ट तो 70% CO2 का ट्रांसपोर्ट तो प्लाज्मा में ही होता है, लेकिन जब इसको एल्वियोलाई में जाना होता है तो फटाक से RBC के अंदर आया और CO2 में कन्वर्ट हुआ और चला गया एल्वियोलाई में। तो ट्रांसपोर्ट 70% CO2 का कहाँ से होता है, प्लाज्मा से, लेकिन ऑन डिजॉल्व स्टेट में। अब देखो, जो हमारे 23% CO2 था इस कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन में पैक था, तो ये RBC के अंदर ये कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन टूट जाएगा, तो बन जाएगा HHV और 23% CO2, और ये 23% CO2 अपना चला गया एल्वियोलाई में। तो देखो, हमें अपने ब्लड से CO2 को खाली कर दिया ना एल्वियोलाई लेवल पे, तो ऐसे होता है CO2 का ट्रांसपोर्ट। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें समझ आ गया होगा। तो ये चीज़ें कहाँ हुई, एल्वियोलाई लेवल पे, और लोडिंग की प्रोसेस कहाँ हुई, टिश्यू लेवल पे। तो टिश्यू लेवल पे हमने CO2 को ब्लड में लोड किया, और एल्वियोलाई लेवल पे हमने क्या किया, उस ब्लड से CO2 को खाली कर दिया। पूरा ब्लड है, और इस ब्लड का कंपोनेंट प्लाज्मा और RBC, और हमने CO2 को खाली कर दिया कहाँ, एल्वियोलाई में। अब एल्वियोलाई भर गया, अब बाहर एटमॉस्फेयर में अपनी गैस चली जाएगी। तो ऐसे करके चीज़ें होती है। उम्मीद है कि तुम्हें समझ आ गया होगा। अब लास्ट टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का रेगुलेशन कैसे होता है। देखो, ह्यूमन बीइंग हैव स्पेशलाइज्ड एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम। रेस्पिरेशन की रिदम को मेंटेन और मॉडरेट करने की ह्यूमन बीइंग में स्पेशल एबिलिटी होती है। टू सूट द डिमांड ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी की डिमांड के अकॉर्डिंग वो चीज़ें करना होता है। दिस इज़ डन बाय द न्यूरल सिस्टम। ये कैसे डन होता है, न्यूरल सिस्टम से। देखो, अब एनसीईआरटी लिखती है अ स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन। ये जो रिस्पिरेटरी रिदम का रेगुलेशन है वो कौन करता है, हमारी मेडुला में रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर होती है। देखो, ये है अपना पूरा हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का पार्ट है पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला। मेड्यूला में होता है DRG और VRG, इनको मिला करके बोलते हैं रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो प्राइमरी रोल इनका ही होता है,
और दूसरा रोल सेकेंडरी रोल होता है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर का, जो पोन्स के अंदर होता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि रिस्पायरेटरी रिदम के रेगुलेशन में प्राइमरी रोल किसका है? रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर का, और ये कहाँ प्रेजेंट है? मेड्यूला में। और सेकेंडरी रोल किसका है? 2 डिग्री रोल किसका है? न्यूमोटॉक्सिक सेंटर का, जो कहाँ प्रेजेंट है? पोन्स में। सर ये सेकेंडरी रोल कैसे प्ले करता है? देखो, जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है वो रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर को मॉडरेट करता है। क्या करता है? मॉडरेट करता है। कैसे मॉडरेट करता है? ड्यूरेशन को कम कर देता है। रिस्पायरेशन की ड्यूरेशन को कम हो गया, मतलब कम समय में अब रेट बढ़ जाएगा, रेट ऑफ रिस्पायरेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। रिस्पायरेशन की ड्यूरेशन कम हुई, मतलब कम समय में अब रिस्पायरेशन की प्रोसेस बढ़ जाएगी। तो ऐसे न्यूमोटॉक्सिक सेंटर रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर को मॉडरेट करता है। अब देखो, जो हमारी रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर है इसके आसपास कीमोसेंसिटिव एरिया प्रेजेंट होता है। यहाँ पे कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और कीमो रिसेप्टर हमारी एरोटिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी यहाँ भी प्रेजेंट होते हैं। साथ साथ जो कीमो सेंसिटिव एरिया है मेड्यूला रीजन में, यहाँ पर भी कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। जो H+ और CO2, अगर H+ और CO2 बढ़ गया ना बॉडी में, तो ये सेंटर एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर को मैसेज करते हैं कि कुछ ऐसा अरेंजमेंट करो ताकि हाइड्रोजन और CO2 हमारी बॉडी में बढ़ा है, इसको बाहर निकाला जाए। तो यही फंक्शन होता है कीमोसेंसिटिव एरिया का। और कीमोसेंसिटिव एरिया जो है, यहाँ पे कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? कीमो रिसेप्टर। तो अब देखो लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं। मेड्यूला में क्या होता है? रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर, प्राइमरी रोल है रेगुलेशन में, पढ़ लिया सर। पोन्स में क्या है? न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, और ये क्या करता है? मॉडरेट करता है फंक्शन ऑफ रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर का, RRC रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर। क्या करता है? ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को डिक्रीज कर देता है। ड्यूरेशन कम हो गया तो रेट ऑफ इंस्पिरेशन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, मतलब कम समय में आप ज़्यादा सांस लेंगे। अब देखो, जो कीमो सेंसिटिव एरिया मैंने बताया था कि उस पर कीमो रिसेप्टर होते हैं, साथ साथ एरोटिक आर्क, कैरोटिड आर्टरी, इस पर भी क्या होते हैं? कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। ये सेंसिटिव होते हैं हाइड्रोजन और CO2 के लिए। अब एनसीईआरटी लिखती है, इंक्रीज इन दिस सब्सटेंस हाइड्रोजन और CO2 एक्टिवेट द सेंटर, मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर बाय विच दिस सब्सटेंस कैन बी एलिमिनेटेड। मतलब इसको एलिमिनेट किया जाए। ये रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर को मैसेज भेजते हैं कि कुछ ऐसा एडजस्टमेंट करो कि फटाफट इनको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए। अब एनसीईआरटी लिखती है कि रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। ऑक्सीजन का रोल क्वाइट इनसिग्निफिकेंट होता है। अब हम फाइनली पढ़ने जा रहे हैं रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। अस्थमा क्या है? देखो, जो हमारी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल में इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिससे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, वो क्या है? अस्थमा। इम्फाइसीमा के बारे में लिखती है कि एक क्रोनिक डिसऑर्डर है, लंबे समय मतलब ज़्यादा दिन के बाद ये होता है। इसमें क्या होता है? एल्वुलर वाल डिस्ट्रॉय हो जाती है, और ये बहुत घातक होता है। इसमें जो हमारी एल्वुलाई की वाल है वो जो है डिस्ट्रॉय होने जाती है। अब जब वाल डिस्ट्रॉय हो गई तो रिस्पायरेटरी सरफेस एरिया जो होगा वो डिक्रीज हो जाता है, और इसका मेजर कॉज है सिगरेट स्मोकिंग। चलो अब हम पढ़ते हैं ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। देखो, इन सर्टेन इंडस्ट्री स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, जहाँ पे ग्राइंडिंग होती है, पत्थर को तोड़ा जाता है, स्टोन ब्रेकिंग, सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस्ड दैट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुली कोप विद द सिचुएशन। हमारी डिफेंस मैकेनिज्म वहाँ उस सिचुएशन को कोप अप नहीं कर पाती है, मतलब झेल नहीं पाती है। अब देखो, लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लामेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस हो जाती है हमारी लंग्स, इसको बोलते हैं प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। तो फाइब्रोसिस क्या है? एक ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। सेम लाइक दिस सिलिकोसिस भी होता है एक ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। तो जो 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 यहाँ पे लेबर काम कर रहे हैं उनको बोला जाता है कि मास्क लगाओ। एंड ये सीरियस लंग डैमेज कोज करता है फाइब्रोसिस, क्योंकि फाइब्रस टिश्यू का प्रोलिफिकेशन हो जाता है। तो ऐसे करके हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप तुम्हें समझ आया होगा।